जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दी हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग 4 से 5 बातों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडिया में जो नेशनलिज्म आता है, उस नेशनलिज्म आने के पीछे कौन कौन से कॉजेज रहे थे, यानी कि कारण कौन कौन से रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कॉजेज के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत में जब नेशनलिज्म आ गया था, तो नेशनलिज्म आने के बाद भारत के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, है ना। तो मूवमेंट्स के अंदर भी हम लोग जानेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो इस प्रकार से मूवमेंट के बारे में भी हम लोग इसके अंदर जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे फेलियर के बारे में, यानी कि ये जो मूवमेंट हुए थे ना, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, ये सारे के सारे मूवमेंट अनसक्सेसफुल क्यों हो गए थे, ये फेल क्यों हो गए थे, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके अंदर कि देखो ये जो मूवमेंट हुए थे ना, ये जितने भी मूवमेंट्स जो हुए थे, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, कोई सा मूवमेंट जो इंडिया के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर अलग अलग क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग क्लास के लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। मतलब जैसे कि रिच फार्मर्स हो गए, पुअर फार्मर्स हो गए, वुमेन्स हो गई, ट्रेडर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। तो इन सभी अलग अलग क्लास के लोगों ने इस वाले मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो उनको पर्पस क्या था, जो वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इन सभी मूवमेंट्स के अंदर, तो उनका पर्पस क्या था, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर जानेंगे। और लास्ट में हम लोग इसके अंदर क्या जानेंगे, इसके अंदर कि इंडिया के अंदर जितने भी नेशनलिस्ट रहे थे, इंडिया में जितने भी नेशनलिस्ट रहे थे, यानी कि राष्ट्रवादी जितने भी नेता रहे थे, तो उन लोगों ने भारत के लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए थे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो भारत के जो राष्ट्रवादी जो नेता थे ना, उन लोगों ने भारत के लोगों में एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए, यानी कि उनमें एक उनकी अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए कि भाई वो इंडियन है, तो इस प्रकार की पहचान बनाने के लिए उन लोगों ने कौन कौन से स्टेप लिए थे, है ना, वो इसके अंदर हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर को करते हैं स्टार्ट आगे की तरफ। ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बताया हुआ है हमें, नेशनलिज्म के बारे में बताया हुआ है कि नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है। देखो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ लव फॉर द कंट्री, यानी कि अपने देश से प्रेम की भावना रखना, यानी कि अपने देश से प्यार की भावना रखना क्या कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है। अब देखो ये जो फीलिंग होती है ना, नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है, ये फीलिंग हमें दिखाई नहीं देती है, ये विजिबल नहीं होती है, वाली फीलिंग जो होती है ना। लेकिन हर इंसान के मन में ये वाली फीलिंग होती है, हर इंसान के दिल में ये वाली फीलिंग होती है, नेशनलिज्म की फीलिंग। ठीक है ना। अब देखो इंडिया में जो नेशनलिज्म आता है, इंडिया में नेशनलिज्म आने के पीछे कई सारे कारण रहे थे। सबसे पहला कारण क्या है इसके अंदर, कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या क्या पड़ा था। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, इसकी वजह से भी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखो, जब गांधी जी इंडिया में आए थे, तो गांधी जी इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने कई सारे शुरू शुरू में स्टार्टिंग में कई सारे रीजनल मूवमेंट चलाए थे, है ना। तो उनके उस रीजनल मूवमेंट की वजह से भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, रोलेट एक्ट के बारे में देखेंगे और रोलेट सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई, पहला क्या है, रोलेट एक्ट यानी कि एक रोलेट कानून था, और दूसरा हमारा क्या, रोलेट सत्याग्रह। ठीक है ना। तो ये भी रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह, ये भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों में नेशनलिज्म जगाने में या उसको उजागर करने में ये भी कहीं ना कहीं मददगार रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है ना। तो हम जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था। और जलियांवाला बाग जो मैसेकर जो हुआ था ना, इस मैसेकर वाले कांड ने भी क्या करा था कि हमारे इंडिया के लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाया था। ठीक है ना। अब चलते हैं इनके बारे में एक एक करके समझते हैं आगे। सबसे पहले समझेंगे कॉलोनियलिज्म के बारे में, फिर वर्ल्ड वॉर के बारे में समझेंगे, गांधी जी के बारे में, है ना। तो ऐसे करके हम आगे करके एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जब कोई भी कंट्री, कोई भी दूसरी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है, यानी कि उसको अपना गुलाम बना लेती है, अपना स्लेव बना लेती है। किस तरीके से, हर तरीके से, चाहे इकोनॉमिक तरीके से हो, सोशल तरीके से हो, पॉलिटिकल तरीके से हो, हर तरीके से अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपना गुलाम, अपना स्लेव बना लेती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, ब्रिटेन ने
यूके ने इंडिया को गुलाम बनाया था। तो ये इंडिया को जो गुलाम बनाया गया था, इंडिया को जो कॉलोनी बनाया गया था, वो हर तरीके से बनाया गया था। इकोनॉमिक तरीके से, सोशल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, हर तरीके से इंडिया को अपना गुलाम ब्रिटेन ने बना लिया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये पहला कारण है किसका? इंडिया के लोगों के मन में नेशनलिज्म आने का, ये पहला कारण है। दूसरा कारण हमारे यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर। देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो होता है, ये 4 सालों तक की लड़ाई होती है, 4 ईयर तक ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। कब से कब तक होता है? 28 जुलाई को स्टार्ट होता है, 28 जुलाई 1940 को स्टार्ट होता है, और 11 नवंबर 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलता है। अब देखो इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर दो ग्रुप थे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले वाले ग्रुप को क्या बोला गया? एलाइड पावर। और दूसरे वाले ग्रुप को क्या बोला गया? एक्सिस पावर। अगर यहाँ पर बात की जाए एलाइड पावर की, तो एलाइड पावर के अंदर कुछ बड़े बड़े देश हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। ये सभी देश एलाइड पावर के अंदर शामिल थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें एक्सिस पावर के अंदर, तो एक्सिस पावर के अंदर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ये सभी बड़े बड़े देश एक्सिस पावर के अंदर शामिल थे। तो इनके बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ये वाला जो ग्रुप था ना, एलाइड पावर वाला जो ग्रुप था, ये ग्रुप जीत जाता है, ये ग्रुप जीत जाता है। ठीक है ना, जबकि ये वाला ग्रुप हार जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा? इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इंडिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा? अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर ब्रिटेन भी शामिल है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ब्रिटेन भी शामिल है, और ब्रिटेन ने ही इंडिया को क्या बनाया था? अपना कॉलोनी बनाया था। अब जाहिर सी बात है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा है, कोई छोटी मोटी लड़ाई तो है नहीं। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अगर हो रहा है, भले ये लोग जीत गए हो, भले ये वाला ग्रुप जीत गया हो, लेकिन लॉस तो दोनों को हुआ है ना। लॉस तो एलाइड पावर को भी हुआ, लॉस एक्सिस पावर को भी हुआ। अब ब्रिटेन को अगर लॉस होगा, तो ब्रिटेन उसकी भरपाई कहां से करेगा? जाहिर सी बात है, ब्रिटेन उसकी भरपाई कहां से करेगा? जिन देशों को उसने अपनी कॉलोनी बनाया है, जैसे कि इंडिया को, श्रीलंका को, अफ्रीका के कई सारे देशों को उसने अपनी कॉलोनी बनाया था ना, तो भरपाई वहां से करेगा। तो इसकी भरपाई करने की वजह से ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा था। अब क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था उधर देखो आप। पहला इंपैक्ट देखो ये पड़ा था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान क्या हुआ था, कि ब्रिटेन ने दुनिया भर के देशों से लोन ले रखा था। लोन क्यों ले रखा था? अपनी आर्मी को देने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए, ये अलग अलग कामों के लिए उसने लोन लिया हुआ था, दुनिया भर के देशों से लिया हुआ था उसने। अब जाहिर सी बात है, जब वॉर में उसको लॉस होगा, तो उस लोन की भरपाई किससे करेगा? अपनी कॉलोनी से करेगा। तो ये उस लोन की भरपाई अपनी कॉलोनी से कर रहा था। किस तरीके से कर रहा था? टैक्स बढ़ाकर। इसने अपनी सभी कॉलोनीज के अंदर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत के ऊपर क्या पड़ा? भारत के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या बता रखा है इसके अंदर? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान क्या हो रहा था, कि इंडिया के अंदर जो फूड प्राइस है ना, फूड के प्राइस हाई हो गए थे, है ना। अब जाहिर सी बात है, जो लोग तो अमीर है वो लोग तो परचेस कर लेंगे, वो लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो लोग गरीब है वो बेचारे कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा था, कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, कि इंडिया के अंदर फूड के प्राइस इंक्रीज हो गए थे। आगे देखो क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान आपको मालूम है कि ब्रिटेन भी शामिल था एलाइड पावर के अंदर। अब ब्रिटेन को क्या चाहिए? तो सोल्जर्स चाहिए थे। अब ब्रिटेन के पास इतने सफिशियंट सोल्जर्स नहीं थे, यानी कि उसके पास जितने सोल्जर्स है ना, वो कम पड़ रहे थे। तो उसने और सोल्जर्स की डिमांड, उसको और सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो उसने क्या करा, कि उसने इंडिया के गांव गांव जाकर क्या करा, कि लोगों को जबरदस्ती फोर्सली अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। भाई मेरा मन नहीं है आर्मी में आने का, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ब्रिटेन ने अपनी अपनी आर्मी के अंदर भारत के लोगों को, भारत के गांव के लोगों को जबरदस्ती शामिल करना शुरू कर दिया। भाई लड़ाई उसकी खुद की है, लेकिन लोग किसको लेके जा रहा है? इंडिया के लोग लेके जा रहा है लड़ने के लिए। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों के मन में क्या आया? नेशनलिज्म आया था। और आगे देखो उसके अंदर क्या है, जिस समय इंडिया के अंदर जिस समय वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, जिस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, उस समय हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा था? इंडिया के अंदर प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी, ये चूहे से फैलती है वाली बीमारी। ठीक है ना। तो प्लेग नाम की बीमारी इंडिया के अंदर फैल गई थी, जिससे काफी सारे लोग मारे गए थे। ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, कि इसकी वजह से भी हमारे इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और और ये भी हुआ था कि इस दौरान क्या हो रहा था, जिस समय वर्ल्ड वॉर हो रहा था, या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के तुरंत बाद, उसके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के बाद क्या, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद क्या हो रहा था, कि इंडिया के अंदर क्रॉप फेलियर हो गया था, यानी कि फसल बर्बाद हो गई थी। अब फसल बर्बाद हो गई, लेकिन वो लोग टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं अंग्रेज लोग। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दूसरा कारण हो गया हमारा। तीसरा कारण हमारा इसके अंदर क्या है? देखो तीसरा कारण है हमारा इसके अंदर क्या? गांधी जी का आना। अब देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया के अंदर आते हैं। कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आते हैं। पहला पॉइंट आपको यही बता रहा है।
और जिस समय गांधी जी इंडिया में आए थे, तो इंडिया में आने से पहले ही गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1906 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर रेसिज्म के खिलाफ, यानी कि रंगभेद के खिलाफ, वहां पर गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था। ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में गांधी जी के आने के बाद यहाँ पर मूवमेंट शुरू हुए सारे। गांधी जी के आने से पहले भी इंडिया के अंदर कई सारे मूवमेंट हो चुके थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, और उस समय तो गांधी जी इंडिया में थे भी नहीं। लेकिन जब गांधी जी इंडिया में आए, तो गांधी जी ने इंडिया के लोगों को यूनाइट करने का काम किया था। कैसे यूनाइट करने का काम किया था? देखो, अंग्रेजों का विरोध पहले भी हो रहा था, हाँ, लेकिन पहले सभी लोगों के पर्पस अलग अलग थे। भाई किसी का कुछ पर्पस था, किसी का कुछ पर्पस था, किसी का कुछ पर्पस था। तो उन सभी पर्पस को एक करके, उन सभी ऑब्जेक्टिव को एक करके गांधी जी ने सभी को क्या करा, सभी को एक करा। और इस प्रकार से गांधी जी ने इंडिया के अंदर मूवमेंट चलाए थे, कई सारे मूवमेंट चलाए थे। तो अपने शुरुआती दौर में गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद 3 रीजनल मूवमेंट चलाए थे अपने शुरुआती दौर के अंदर। वो 3 रीजनल मूवमेंट कौन कौन से थे? पहला मूवमेंट इसके अंदर कौन सा? चंपारण मूवमेंट। चंपारण जो कि बिहार के अंदर एक एरिया है, यहाँ पर गांधी जी ने 1917 के अंदर गांधी जी ने यहाँ पर मूवमेंट चलाया था। मूवमेंट इसलिए चलाया था क्योंकि देखो, अंग्रेज जो थे ना, ब्रिटिशर्स जो थे, वो चंपारण के किसानों को फोर्स कर रहे थे कि वो लोग इंडिगो उगाएं, यानी कि इंडिगो की क्रॉप अपनी जमीन के ऊपर उगाएं। अब देखो, इंडिगो उगाने से परेशानी ये थी कि इंडिगो उगाने से उनकी जो जमीनें थी ना, किसानों की जो जमीनें थी, वो जमीन बेकार हो जाती थी, अनफर्टाइल हो जाती थी। इसीलिए चंपारण के किसान इस इंडिगो की क्रॉपिंग को नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, वो क्रॉपिंग करें। तो इसके विरोध में गांधी जी कहाँ जाते हैं? चंपारण के अंदर जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं? सत्याग्रह चलाते हैं। और इस वाले सत्याग्रह के अंदर गांधी जी क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नोट करके एक बात लिखी है मैंने यहाँ पर। इंडिया में आने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह चलाया गया था, वो पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह गांधी जी का ये था। चंपारण के बाद गांधी जी कहाँ जाते हैं? खेड़ा के अंदर जाते हैं। खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा है गुजरात के अंदर। खेड़ा है गुजरात के अंदर। तो गुजरात में, गुजरात के खेड़ा के अंदर दिक्कत यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर भी देखो 1970 में यहाँ पर भी मूवमेंट चलाया गया था, यहाँ पर भी सत्याग्रह चलाया गया था। कहाँ पर? खेड़ा के अंदर। देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर किसानों की फसल खराब हो गई थी खेड़ा के अंदर, लेकिन अंग्रेज उनके टैक्स भाई डिक्रीज ही नहीं कर रहे थे, बल्कि टैक्स उनके और बढ़ा रहे थे। टैक्स कम करने को राजी थे ही नहीं अंग्रेज। तो इसके विरोध में वहां के फार्मर्स अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो उनका साथ देने के लिए, उनको लीड करने के लिए गांधी जी जाते हैं वहां पर, खेड़ा के अंदर जाते हैं, और वहां पर सत्याग्रह चलाते हैं। और ये वाला सत्याग्रह भी क्या होता है? ये वाला सत्याग्रह भी सक्सेसफुल हो जाता है ना। उसके बाद गांधी जी कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद के अंदर जाते हैं। कब? 1918 के अंदर। 1918 के अंदर गांधी जी अहमदाबाद में, वहां पर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक था, उसका नाम था अंबालाल साराभाई। तो अंबालाल साराभाई के अगेंस्ट में वो क्या करते हैं? वहां पर मूवमेंट चलाते हैं। अच्छा, पता है यहाँ पर दिक्कत क्या थी? देखो, दिक्कत ये थी कि जिस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था ना, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ब्रिटेन ने देखो, ब्रिटेन को बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि शूज हो गए, है ना, शूज हो गई, या आर्मी के लिए जैकेट वगैरह हो गई, सोल्जर्स के लिए जैकेट वगैरह हो गई। तो अब जिस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के अंदर प्रोडक्शन कम हो रहा था, या प्रोडक्शन ना के बराबर हो रहा था। तो होता क्या है कि ब्रिटेन अपनी अपनी कॉलोनीज के अंदर क्या करता है कि प्रोडक्शन को करवाता है। तो ऐसे ही गुजरात के अंदर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक था, उसका नाम क्या था? वो अंबालाल साराभाई। तो अंबालाल साराभाई को वो कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिटिशर्स कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे सामान को बनवाओ। तो जो अंबालाल साराभाई है ना, वो अपने यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को बोलता है कि भाई तुम अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। तो वर्कर्स दिन रात एक करके वो अच्छा खासा काम करते हैं, है ना, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे वो बेचारे काम करते हैं। लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद उनका एक्स्ट्रा बोनस नहीं दिया जाता है, जिसके विरोध में वहां के वर्कर्स क्या कर रहे थे? वहां के वर्कर्स इसका विरोध कर रहे थे, इसके खिलाफ मूवमेंट वगैरह चला रहे थे। तो गांधी जी यहाँ पर जाते हैं, और गांधी जी क्या करते हैं? वहां के वर्कर्स को लीड करते हैं, और इस प्रकार से ये वाला मूवमेंट भी क्या होता है? ये वाला मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार से गांधी जी इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने स्टार्टिंग में ही 3 रीजनल मूवमेंट चलाए थे। कैसे मूवमेंट चलाए थे? रीजनल मूवमेंट। रीजनल मूवमेंट का मतलब होता है क्या? इसको बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रीय आंदोलन। इसका मतलब होता है क्या? कि ऐसा मूवमेंट जो कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर चल रहा था। चंपारण का मूवमेंट केवल चंपारण तक ही सीमित था, उसके बाहर नहीं था। समझे मेरी बात? अब देखो, यहाँ पर वर्ड बार बार आ रहा है क्या? सत्याग्रह, सत्याग्रह बार बार वर्ड आ रहा है। देखो, सत्याग्रह का मतलब होता है कि ट्रूथ के रास्ते पे चलते हुए, सच के रास्ते पे चलते हुए, बिना हिंसा के, बिना वॉयलेंस के, सच के रास्ते पे चलते हुए बिना वॉयलेंस के
अपने ऑब्जेक्ट को, अपने उद्देश्यों को अचीव करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। तो गांधी जी ने सबसे अच्छा मेथड अपनाया हुआ था ये विरोध करने का अंग्रेजों का, सत्याग्रह वाला। ठीक है। अब देखो यहां आपने क्या देखा, 3 लगातार गांधी जी ने रीजनल मूवमेंट चलाए। अब जाहिर सी बात है अंग्रेज शांत बैठेंगे क्या? आप मुझे बताओ, क्या अंग्रेज शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो अब अंग्रेज उल्टे से तो कोई भी कानून बनाएंगे, कोई भी एक्ट बनाएंगे अंग्रेज। तो यही हम आगे क्या देखते हैं कि अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, उसका नाम क्या था, रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया था। इसका नाम क्या था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। वहां पर इस वाले 18 मार्च 1919 को इस वाले इसको बनाया गया था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर इस वाले एक्ट को बनाया गया था। किसने बनाया था? सर सिडनी रोलेट ने बनाया था इसको। उन्हीं के नाम पे इस वाले एक्ट का नाम पड़ा था। अच्छा, इस वाले एक्ट को बनाया क्यों था? इस वाले एक्ट को इसलिए बनाया था ताकि इंडिया के अंदर जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है ना, जो भी इंडिया के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है, उनको रोकने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए और उनको डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि उनको पता लगाने के लिए इस वाले एक्ट को बनाया गया था। ठीक है। अब देखो इस वाले एक्ट में था क्या ऐसा? इस वाले एक्ट में ऐसा था कि इंडिया में अगर किसी भी इंसान के ऊपर अगर डाउट भी अगर हो गया ना, अगर इंडिया में किसी भी इंसान के ऊपर अगर डाउट होता था, तो उस इंसान को डाउट के बिहाव पर ही उसको पकड़कर जेल में भेज दिया जाता था। और उस इंसान को एविडेंस दिखाने की भी आवश्यकता नहीं थी, यानी कि वो इंसान एविडेंस भी नहीं दिखा सकता था कि भाई मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। तो सस्पिशियस के बिहाव पर ही किसी भी इंसान को जेल में डाल दिया जाता था, उसको एविडेंस दिखाने का राइट भी नहीं था। तो इस वाले कानून को, इस वाले एक्ट को गांधी जी ने क्या बोला था, विदाउट लॉयर, विदाउट ट्रायल, विदाउट अपील, यानी कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, सॉरी, बिना बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा था गांधी जी ने इस वाले कानून को। और इसके अलावा गांधी जी ने इस वाले कानून को डेविल्स लॉ भी कहा था। क्या कहा था? डेविल्स लॉ, शैतान का कानून भी गांधी जी ने इस वाले कानून को कहा था। तो इस वाले कानून के खिलाफ गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, रोलेट सत्याग्रह चलाते हैं। अब रोलेट सत्याग्रह को 6 अप्रैल 1919 को चलाया गया था। और इस वाले सत्याग्रह के अंदर ये था कि गांधी जी ने सबसे बोला था कि हम इंडिया के अंदर क्या करेंगे, हम पूरे इंडिया के अंदर पीसफुली स्ट्राइक करेंगे। और याद रखना मेरी बात, ये रोलेट सत्याग्रह पहला ऐसा मूवमेंट था जो गांधी जी का पेन इंडिया मूवमेंट था। पेन इंडिया मूवमेंट था गांधी जी का ये। पेन इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जो पूरे भारत में चलाया जा रहा था। ये पहला मूवमेंट था गांधी जी का। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी का पहला रीजनल सत्याग्रह कौन सा था, तो वो चंपारण था इंडिया के अंदर। अगर वर्ल्ड में पूछा जाता वो कौन सा था, वो साउथ अफ्रीका वाला था 1906 के अंदर। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, रोलेट सत्याग्रह में हुआ क्या था कि रोलेट सत्याग्रह में ये हुआ था कि दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, वकीलों ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, बच्चों बच्चे उसे स्कूल नहीं गए, है ना। ये और बस वालों ने स्ट्राइक कर दिया। तो कुल मिला के पूरा इंडिया बंद कर दिया गया था स्ट्राइक वाले दिन। इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। जब अंग्रेजों को लॉस हुआ तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो होता क्या है कि एक बार ऐसा होता है कि 10 अप्रैल का दिन था। 10 अप्रैल 1919 को कुछ लोग, कुछ 5 6 7 8 लोग जो थे ना, वो पंजाब के अमृतसर के अंदर चुपचाप बैठकर बेचारे पीसफुली क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां पर अंग्रेजों की पुलिस ने क्या करा कि उस 4 5 लोगों के ऊपर गोली चला दी, जिसमें से कुछ लोग मारे गए थे। जब कुछ लोग मारे गए थे, क्या हुआ, इससे कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो गई। इससे पूरे के पूरे अमृतसर के अंदर रॉयट्स होने लगे, दंगे फसाद होने लगे, आगजनी होने लगी, है ना। वहां पर हिंसा, मारकाट, इस प्रकार की चीजें वहां पर होने लगी थी अमृतसर के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में कंडीशन को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने वहां पर क्या लगा दिया, अंग्रेजों ने पूरे के पूरे अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? देखो मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब जब भी किसी देश के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर मार्शल लॉ लगाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर गवर्नमेंट की सारी पावर, उस एरिया में गवर्नमेंट की, सरकार की सारी पावर आर्मी के हाथों में आ जाती है। आर्मी के हाथों में आ जाती है। और आर्मी के जो लोग होते हैं ना, वो किसी को भी शक के बिहाव पर, डाउट के बिहाव पर किसी को भी मार सकते हैं, किसी को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। और इस वाले मार्शल लॉ के अंदर 4 5 लोग एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकते, एक साथ गैदर भी नहीं हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि ऐसा लॉ जब गवर्नमेंट की सारी पावर आर्मी के पास में आ जाती है, और ऐसी कंडीशन के अंदर
4-5 लोग एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखो होता क्या है इस मार्शल लॉ की वजह से, आगे देखो क्या होता है। एक तारीख आती है 13 अप्रैल 1919, है ना? 13 अप्रैल 1919 तारीख आती है। इस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी फेस्टिवल होता है सिखों का। तो बैसाखी का दिन था इस दिन। तो इस दिन होता क्या है कि जो पंजाब में जो अमृतसर है ना, अमृतसर के अंदर एक बाग है, एक बहुत बड़ा सा क्या है, गार्डन है, बहुत बड़ा सा बाग है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। तो वहां पर एक मेला लगा हुआ था। इस जलियांवाला बाग के अंदर मेला लगा हुआ था। और इस मेले के अंदर अमृतसर के गांव, बहुत दूर दूर के गांव से क्या है कि लोग वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे उस मेले के अंदर। और बेचारे बहुत ज्यादा इनोसेंट थे, उनको उनको बेचारों को मालूम भी नहीं था कि मार्शल लॉ होता क्या है। उनको बेचारों को मालूम भी नहीं था कि मार्शल लॉ होता क्या है। वो बेचारे मेले में घूमने फिरने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही ये बात पता लगती है किसको, जैसे ही ये बात पता लगती है जनरल डायर को, वो वहां पर अपनी सेना लेके, अपनी आर्मी लेके पहुंच जाता है और उनको ऑर्डर करता है फायरिंग करने के लिए, है ना? तो वहां पर वो जो जनरल डायर और आर्मी क्या करते हैं, वो फायरिंग वगैरह करते हैं और फायरिंग के अंदर बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल उसके अंदर मारे जाते हैं। इस घटना को आज भी जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से इसको आज भी याद किया जाता है। आपको जब ये घटना हुई थी ना, जब ये इंसिडेंट हुआ था, इस वाले इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि लोगों ने क्या करा, लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग को डैमेज करना शुरू कर दिया। लोगों ने आगजनी करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स भी इंडिया के लोगों के साथ में बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से वो लोग डील कर रहे थे, है ना? जैसे कि क्या कर रहे थे वो लोग, अंग्रेज लोग, देखो अंग्रेज लोग भारत के लोगों को पकड़ रहे थे और पकड़ने के बाद क्या कर रहे थे, उनकी नोज को रब करवा रहे थे, रब मतलब जमीन पर रगड़वा रहे थे। गांव गांव पर अंग्रेज बॉम्बिंग कर रहे थे, है ना? तो देखो ये जो मूवमेंट था, ये जो सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था, ये सत्याग्रह धीरे धीरे क्या हो गया था, ये सत्याग्रह धीरे धीरे वोलेंट हो गया था। और गांधी जी आदमी कैसे थे? गांधी जी आदमी थे नॉन वायलेंस। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या करा कि गांधी जी ने फाइनली इस वाले मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया इस वाले सत्याग्रह को। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद गांधी जी ने इस वाले सत्याग्रह को विड्रॉ करने के बाद गांधी जी ने रियलाइज करा कि अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए भारत के अंदर, ताकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जा सके। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई अगर हमें भारत के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हिंदू और मुसलमानों को एक करना पड़ेगा। और हिंदू और मुसलमानों को एक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था उस समय पर? सबसे अच्छा तरीका ये था कि उस समय हमारे इंडिया के अंदर 1990 में और 1920 के बीच में क्या हो रहा था, उस समय हमारे इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या था भाई? तो वही खिलाफत मूवमेंट ये था कि आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दो ग्रुप थे, एक था एलाइड पावर और दूसरा हमारा कौन सा था? एक्सिस पावर। और एक्सिस पावर के अंदर आपको मालूम है ओटोमन एम्पायर भी था। ओटोमन एम्पायर मतलब तुर्की, इसमें तुर्की भी था। और ये वाले हार गए थे, एक्सिस पावर वाले हार गए थे इसके अंदर, और ये लोग जीत गए थे। तो जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों के साथ में अलग अलग ट्रीटी करी थी। तो ऐसे ही होता है क्या कि जो जीते हुए देश थे ना, जीते हुए देश ने ओटोमन एम्पायर के साथ में यानी कि तुर्की के साथ में एक ट्रीटी करी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ लुसाने। तो इस ट्रीटी ऑफ लुसाने के तहत ये हुआ कि उस समय तुर्की के अंदर इस्लाम का सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, उसका नाम था खलीफा। उस पोस्ट का नाम क्या था? खलीफा। ये इस्लाम का सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता उस समय वर्ल्ड के अंदर। और ये कहां पर था? तुर्की के अंदर था। तो इस ट्रीटी ऑफ लुसाने के तहत ये हुआ कि इस वाले पोस्ट को खत्म कर दिया गया। इससे ये हुआ कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए, और खासकर इंडिया के जो मुसलमान थे, वो इंडिया के मुसलमान इन अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गए, इनके खिलाफ हो गए। और उन लोगों ने इसका विरोध करने के लिए, एक मूवमेंट चलाने के लिए उन लोगों ने कमेटी बनाई। किन लोगों ने? जो लोग इसके खिलाफ में थे। तो हमें देखने को मिलता है क्या, मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मुंबई के अंदर। और इस खिलाफत कमेटी को बनाया बनाया था दो भाइयों ने मिलकर, शौकत अली और मोहम्मद अली। और इन दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट को चलाया था। अब देखो इस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने स्वराज मूवमेंट के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वराज मूवमेंट का मतलब वो था कि इसको कांग्रेस चला रही थी, और उस समय आपको मालूम है कि खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट को मुसलमान चला रहे थे। तो इन दोनों मूवमेंट को जोड़ने का काम किसने करा? गांधी जी ने इन दोनों मूवमेंट को जोड़ने का काम करा, और कहा कि हम दोनों और कहा ये कहा कि खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट को मर्ज करके मिलाकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट भारत के अंदर चलाया जाएगा, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए होता क्या है, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए सितंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक सेशन होता है कांग्रेस का। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कहां होता है?
कलकत्ता के अंदर एक कांग्रेस का सेशन होता है और ये सेशन हर साल सेशन होता था। तो इस कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के अंदर ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए प्रपोजल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? प्रपोजल रखा जाता है ना? और उसके बाद ये वाला जो प्रपोजल था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था, ये नागपुर सेशन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कहां पर? नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है और ये कब होता है? दिसंबर 1920 के अंदर होता है। तो इस नागपुर सेशन के अंदर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था ना, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। और उसके बाद 1 जनवरी 1921 से 1 जनवरी 1921 से पूरे भारत के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों? वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? भाई मूवमेंट और भी तो मूवमेंट हो सकते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों चलाया गांधी जी ने? देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने इसलिए चलाया था, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी कब? 1909 में, 1909 के अंदर गांधी जी ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी थी और इस बुक के अंदर गांधी जी ने बताया था कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स जो अभी तक जो टिके हुए हैं ना, वो इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से ही टिके हुए हैं, भारतीयों की सहायता की वजह से ही टिके हुए हैं। और अगर इंडियंस ने अपना कोऑपरेशन हटा लिया अंग्रेजों से, तो 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेजी सरकार गिर जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेजी सरकार गिर जाएगी, ऐसा गांधी जी का मानना था इस वाली किताब के अंदर, है ना? तो इसीलिए गांधी जी ने इंडिया के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की बात कही थी। अब देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने ये भी कहा था, गांधी जी ने भारत के सभी लोगों से ये कहा था कि अंग्रेजों ने जिन जिन लोगों को भारत के अंदर टाइटल्स दिए हुए ना, वो सभी टाइटल्स अंग्रेजों को वापस लौटा दी जाए, ब्रिटिशर्स को सभी टाइटल वापस लौटा दी जाए। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि जो वो थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने अपनी एक टाइटल अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी, उसका नाम था नाइटहुड। उसका नाम क्या था? नाइटहुड। ये नाइटहुड उपाधि, ये नाइटहुड टाइटल अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। तो इस वाली उपाधि को, इस वाली टाइटल को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को वापस कर दी। और गांधी जी ने सभी लोगों से बोला कि जो लोग स्कूलों में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं वकालत करने के लिए, या जो पुलिस वाले जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, है ना, वो सभी लोग अपनी अपनी नौकरी को, अपनी अपनी नौकरी को, अपनी अपनी सर्विस को छोड़ दें। तो सभी लोगों को अपनी अपनी नौकरी छोड़ने का अपनी अपनी नौकरी छोड़ने के लिए भी बोला गांधी जी ने इस वाले मूवमेंट के दौरान। और इसके अलावा इस वाले मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने क्या बोला? इस वाले मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने बोला कि हमें फॉरेन क्लोथ्स का, हमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी करना पड़ेगा, बाइकआउट भी करना पड़ेगा और उनको जलाना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से गांधी जी ने क्या बोला? इस प्रकार से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए बोला। अब देखो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत के अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग तरीके से चल रहा था। अब देखो सिटीज के अंदर अगर हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये सिटीज के अंदर भी चल रहा था, शहरों के अंदर भी चल रहा था, है ना? और ये वाला मूवमेंट कंट्री साइड के अंदर यानी कि गांव वाले एरिया के अंदर भी चल रहा था, है ना? अब देखो गांव वाले एरिया के अंदर हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। गांव वाले एरिया के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले क्या? रूरल एरिया, जहां पर किसान इस वाले मूवमेंट को चला रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चला रहे थे। और हिली एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया, वहां पर ट्राइबल लोग इस वाले मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चला रहे थे, है ना? वहीं अगर आप देखेंगे, तो वहीं अगर आप देखेंगे वहीं क्या है कि प्लांटेशन के अंदर भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया जा रहा था। तो 3 अलग-अलग जगहों पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया जा रहा था। पहला सिटीज के अंदर, दूसरा कंट्री साइड के अंदर और तीसरा प्लांटेशन के अंदर। तो अब एक-एक करके इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिटीज के बारे में, ठीक है ना? और सिटीज के बारे में हम ये भी देखेंगे सिटीज में किस प्रकार से जो ये मूवमेंट चलाया जा रहा था उसका क्या-क्या रिजल्ट निकला और किस प्रकार से सिटीज के अंदर ये वाला मूवमेंट फेल हो गया था, ठीक है? तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो एक ही स्लाइड के ऊपर आपको मैंने तीनों बातें बताई हुई है। सबसे पहले सिटीज में वाला मूवमेंट कैसे चल रहा था, दूसरा उसका रिजल्ट क्या था और तीसरा क्या था, इसका फेलियर क्या था, ठीक है? सबसे पहली बात, सिटीज के अंदर इस वाले मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मिडिल क्लास के लोग चला रहे थे। सिटीज के अंदर इस वाले मूवमेंट को मिडिल क्लास के लोग बड़े पैमाने पर चला रहे थे सिटीज के अंदर। और सिटीज के अंदर देखो हमें ये भी देखने को मिलता है कि बच्चों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया और जो टीचर थे ना, टीचर ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि उस समय के सारे गवर्नमेंट स्कूल, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल अंग्रेजों के ही होते थे। तो बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और जो लॉयर थे, लॉयर ने अपने अपने पद से रिजाइन दे दिया, प्रैक्टिस करनी छोड़ दी लॉयर्स ने। और इसके अलावा क्या हुआ कि जो शहर के अंदर, सिटीज के अंदर जो वुमेन थी ना,
सिटीज में वुमेन ने क्या करा कि शराब की दुकानों की इन लोगों ने पिकेटिंग करी। पिकेटिंग का मतलब होता है घेराबंदी। घेराबंदी का मतलब होता है कि दुकान पर किसी को ना आने देना। तो अर्बन एरिया के अंदर फीमेल्स ने वहां की दुकानों की शराब की दुकानों की पिकेटिंग करी। और इसके अलावा शहरों के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर, सिटीज के अंदर फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट किया गया और उनको बर्न किया गया, उनको जलाया गया बड़े लेवल पर शहरों के अंदर। तो इस प्रकार से शहरों के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। यहाँ पर आपको मैंने 5 पॉइंट बताए मैंने। और जैसा इस स्लाइड में लिखा हुआ है ना, वैसे ही अगर आपके पेपर में क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं पेपर के अंदर। अब देखो शहरों के अंदर इसका रिजल्ट क्या निकला, सिटीज के अंदर देखो इसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया के अंदर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इन इंडियन मार्केट डिक्रीज। यानी कि भारत की मार्केट के अंदर, भारत के बाजारों के अंदर जो विदेशी कपड़ा जो आ रहा था ना, उनकी मात्रा कम हो गई, उनकी क्वांटिटी क्या हो गई, उनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की वजह से अर्बन एरिया के अंदर, सिटीज के अंदर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है इसके अंदर, ट्रेडर स्टॉप बाइंग फॉरेन क्लोथ्स। इंडिया के जो ट्रेडर थे ना, इंडिया के जो व्यापारी थे, इंडिया के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया। ये दूसरा इंपैक्ट पड़ा इसके ऊपर, दूसरा रिजल्ट पड़ा इसके ऊपर। तीसरा हमारा क्या इसके अंदर, इंडियन खादी क्लोथ्स गोट ए बूस्ट बाय बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स। इसका मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जो खादी कपड़ा है ना, खादी कपड़े को तो प्रमोट किया गया कब, जब फॉरेन क्लोथ्स को बंद किया जा रहा था, जब विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, तो उस समय हमारे इंडिया के अंदर खादी कपड़ा बहुत तेजी के साथ में ग्रो हो रहा था। ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ, देखो इसके अलावा अगर हम देखें आगे, तो इंडिया के अंदर क्या था कि फॉरेन गुड्स डिक्रीज इन इंडियन मार्केट। विदेशी वस्तुओं उनकी विदेशी वस्तुओं की संख्या कम हो गई थी इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है सिटीज के अंदर। अब देखो सिटीज में बाद में जाने के बाद, सिटीज में ये वाला मूवमेंट क्या होता है, बाद में ये मूवमेंट फेल हो जाता है सिटीज के अंदर। क्यों भाई, सिटीज में ये वाला मूवमेंट इसलिए फेल हो जाता है, जो खादी कपड़ा था ना, खादी कपड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज्यादा महंगा कपड़ा था, जिसकी वजह से गरीब लोग, पुअर पीपल इस कपड़े को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अब उन गरीब लोगों ने वापस से विदेशी कपड़ा फॉरेन क्लोथ खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सस्ते थे। इसलिए शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर ये वाला मूवमेंट क्या हो गया था, ये वाला मूवमेंट फेल हो गया था। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान सिटीज के अंदर लॉयर ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, टीचरों ने स्कूल छोड़ दिए। लेकिन हमारे पास कोई अलग से कोई ऑप्शनल, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। हमारे इंडिया के पास, हमारे लोगों के पास में कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे हमारे पास में, कोई अलग से संस्थाएं नहीं थी हमारे पास में। इसलिए मजबूर होकर टीचरों को, लॉयर को, डॉक्टरों को अपने अपने काम पर वापस पहुंचना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास में कोई अलग से था ही नहीं। भाई जो कुछ भी था वो अंग्रेजों का बना बनाया था इंडिया के अंदर, हमारे खुद के अपने इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं। तो इसीलिए मजबूरन इंडिया के लोगों को वापस अपने कामों पर जाना पड़ गया। इसीलिए सिटीज के अंदर ये वाला मूवमेंट क्या हो गया, सिटीज के अंदर ये वाला मूवमेंट फेल हो गया था। ठीक है, ये सिटीज की बात हो गई। अब चलते हैं आगे, किसकी बात करेंगे, कंट्री साइड की बात करेंगे। अब देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड की तरफ भी चल रहा था, यानी विलेजेस की तरफ, गांव की तरफ भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। और गांव की तरफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलने का एक रीजन ये था कि गांव के अंदर जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, गांव के अंदर जो लैंडलॉर्ड होते थे और जो तालुकदार जो होते थे, इन्होंने वहां पर गांव के अंदर जो फार्मर्स होते थे उनको बहुत ज्यादा इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ था। परेशान ऐसे करके रखा हुआ था कि इन लोगों ने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा के रखे हुए थे, और अलग अलग प्रकार के इन लोगों से टैक्सेस वगैरह लिया करते थे ये लोग। और इसके अलावा ये लोग फार्मर से फोर्स लेबर भी करवाया करते थे ये लोग। कौन लोग, लैंडलॉर्ड और तालुकदार। ठीक है ना। अब देखो फार्मर्स की डिमांड ये थी कि इनके जो भी रेंट है या इनके जो भी टैक्सेस है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, यानी कि इसको कम कर दिया जाए। अब किसानों का साथ देने के लिए किसानों के एक नेता आते हैं, उनका नाम क्या था, उनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ये किसानों की मदद करते हैं और उनको लीड करते हैं। और गांव के अंदर अगर आप देखेंगे तो गांव के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस प्रकार से चल रहा था कि गांव के अंदर इन लैंडलॉर्ड और जो तालुकदार थे ना, और जो ट्रेडर्स थे, इनको वहां पर सोशल बाइकआउट किया जा रहा था। अब देखो सोशल बाइकआउट किस तरीके से किया जा रहा था, नाई धोबी बंद इस वाले तरीके को अपनाकर। अभी नाई धोबी बंद तरीके का मतलब होता है क्या, कि ये लोग जो फार्मर्स है ना, जो वहां के जो गांव में जो फार्मर्स थे और जो ये बार्बर जो थे या शॉपकीपर जो थे, इन लोगों ने अपनी सोशल सर्विस देना बंद कर दिया था। किनको, लैंडलॉर्ड्स को, तालुकदारों को और ट्रेडर्स वगैरह को, इनको अपनी सोशल सर्विस देना बंद कर दिया था। अब वहीं अगर हम आगे देखें तो देखो 1920 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये दोनों के दोनों मिलकर अवध के अंदर
अवध के अंदर ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अवध किसान सभा। उसका नाम था अवध किसान सभा। और ये सभा धीरे धीरे पूरे के पूरे अवध के अंदर इतनी फेमस हो गई कि आने वाले टाइम में क्या हुआ, आने वाले टाइम में वहां पर अवध के आसपास कम से कम 300 ब्रांचेस खुल गई थी इस अवध किसान सभा की। लेकिन गांव के अंदर भी, कंट्री साइड के अंदर भी ये वाला मूवमेंट, सॉरी, ये वाला जो मूवमेंट था, ये वाला मूवमेंट बाद में अनसक्सेसफुल हो गया था, फेलियर हो गया था वहां पर। इसका रीजन क्या था? देखो, इसका रीजन ये था कि गांव के अंदर ये जो मूवमेंट चल रहा था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, वहां पर ये वाला मूवमेंट धीरे धीरे करके वॉयलेंट होने लगा था, यानी कि हिंसात्मक होने लगा था। और जो फार्मर्स जो थे, फार्मर्स ने लैंडलॉर्ड के घरों को और ट्रेडर्स के घरों को लूटना शुरू कर दिया। और मार्केट को भी, बाजारों को भी इन फार्मर्स ने लूटना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा अनाजों को ये किसान वगैरह जब्त कर लेते थे, है ना। और इसके साथ साथ में वो लोग लैंडलॉर्ड को मार भी देते थे, कौन? किसान वगैरह जो थे। तो इस तरीके से गांवों के अंदर ये वाला मूवमेंट धीरे धीरे करके वॉयलेंट हो गया था, है ना। और जब वॉयलेंट होने की वजह से क्या होता है कि फाइनली इस वाले मूवमेंट को गांव के अंदर खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो, कंट्री साइड के अंदर पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने विलेजेस के बारे में पढ़ा है हमने। अब आगे हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन इन फॉरेस्ट। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन इन फॉरेस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात होती है किसकी? यहाँ पर बात होती है गुडेम हिल्स की। किसकी बात होती है? यहाँ पर बात होती है गुडेम हिल्स की। ये गुडेम गुडेम हिल्स यानी कि गुडेम की जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। इस पहाड़ियों के अंदर, यहाँ के जंगलों के अंदर बहुत सारे ट्राइबल लोग रहा करते थे। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने इनको जंगलों में आने से मना कर दिया था। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स इन ट्राइबल लोगों के साथ में फोर्स लेबर लिया करते थे। फोर्स लेबर का मतलब होता है कि इनसे जबरदस्ती काम करवाया करते थे और उस काम के बदले ये उनको पे भी नहीं किया करते थे। तो ऐसे में क्या होता है? देखो, ऐसे में ट्राइबल लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको लीड करने के लिए एक नेता का इमरजेंस होता है, यानी कि एक नेता का उदय होता है। और उस नेता का नाम क्या था? उस नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। और ये अल्लूरी सीताराम राजू, ये अपने पास डिवाइन पावर होने की बात करता था, यानी कि डिवाइन पावर होने का दावा करता था। इसका मतलब होता है क्या? इसका मानना यह था कि इसको देवी शक्ति प्राप्त है, इसको गॉड की तरफ से पावर मिली हुई है, ऐसा इसका मानना था। और इसके फॉलोवर का भी यही मानना था, है ना। अब देखो, अल्लूरी सीताराम जो राजू था, अल्लूरी सीताराम राजू जो था, ये गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, है ना। अब कैसे था? देखो, ये खादी कपड़े को पहनता था, है ना। और ड्रिंकिंग वगैरह नहीं किया करता था। लेकिन गांधी जी में और अल्लूरी सीताराम राजू में, इन दोनों में एक डिफरेंस क्या था? इन दोनों में एक डिफरेंस ये था कि गांधी जी आदमी थे कैसे? नॉन वॉयलेंस। जबकि ये कैसा आदमी था? अल्लूरी सीताराम राजू, ये वॉयलेंस करने वाला पर्सन था। ठीक है। तो अब होता देखो क्या है, इसके बाद अगर हम देखें तो 1920 के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू और ट्राइबल लोग मिलकर क्या करते हैं? ये लोग गोरिल्ला मूवमेंट चलाते हैं। और गोरिल्ला मूवमेंट चलाने के तहत ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दुबक दुबक कर, पहाड़ियों के पीछे से दुबक दुबक कर, ये लोग ब्रिटिशर्स पुलिस के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं और उनको मार डालते हैं जान से। इसी को हम क्या बोलते हैं? कि पहाड़ी के पीछे दुबक कर अचानक से अटैक करना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गोरिल्ला मूवमेंट। तो इस प्रकार से ये लोग 1920 के अंदर गोरिल्ला मूवमेंट चलाते हैं। और बाद में जाकर फाइनली 1924 के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ लिया गया और उनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? इस प्रकार से हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, वहां पर ये वाला मूवमेंट फेल हो जाता है। ठीक है ना। तो कंट्री साइड के अंदर हम लोगों ने दो चीजों की बात करी, दो जगहों की बात करी है। पहला, विलेजों की बात करी है हमने, और दूसरा हमने किसकी बात करी है? दूसरा हमने फॉरेस्ट एरिया की बात करी है, जिसमें हमने गुडेम हिल के बारे में जाना है। ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन। अब यहां पर देखो, असम के टी प्लांटेशन की बात हो रही है। और असम के टी प्लांटेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनके लिए स्वराज का मीनिंग अलग था। उनके लिए स्वराज का मीनिंग ये था कि वो लोग अपने प्लांटेशन से बाहर निकल पाए। क्योंकि देखो, होता है क्या है कि 1859 के अंदर एक कानून बना था। उस वाले कानून का नाम क्या था? उस वाले कानून का नाम था इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। और इस वाले कानून के तहत, इस वाले एक्ट के तहत ये था कि कोई भी वर्कर बिना परमिशन के अपने प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकता है। और जैसे ही प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर को पता लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम का मूवमेंट चल रहा है और उसको गांधी जी लीड कर रहे हैं, तो अब वर्कर को लगने लगा कि हाँ, जल्दी ही अब गांधी एरा आने वाला है। तो ऐसे में वर्कर्स अपने अपने प्लांटेशन को छोड़कर भागने लगे थे। और जिस समय
वर्कर्स अपने प्लांटेशन को छोड़कर भाग रहे थे, उस समय हमारे पूरे इंडिया के अंदर रेलवे का स्ट्राइक था, जिसकी वजह से वो लोग अपने अपने घर नहीं जा पाए। तो ऐसे में रास्ते में क्या होता है, ऐसे में रास्ते में उन वर्कर्स को पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उनको मार पीट के वापस से प्लांटेशन के अंदर लेके आ जाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लांटेशन के अंदर भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनसक्सेसफुल हो गया था, है ना। तो यहां पर हम लोग को तीन जगहों की बात करिए, सिटीज की बात करी है और कंट्री साइड की बात करिए, और कंट्री साइड के अंदर भी हम लोगों ने दो जगहों की बात करी है। पहला विलेजेस की बात करी है और दूसरा हमने फॉरेस्ट एरिया की बात करी है, और तीसरा हमने किसकी बात करी, इसके अंदर हमने बात करी प्लांटेशन के बारे में बात करी। इन तीन जगहों पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और तीनों जगहों पर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के कुछ एरियाज के अंदर ये वाला मूवमेंट छोटे लेवल पर कहीं ना कहीं चल ही रहा था। फाइनली ये वाला मूवमेंट कब खत्म होता है, फाइनली ये वाला मूवमेंट खत्म होता है कब, 1922 के अंदर एक इंसिडेंट होता है, घटना होती है। वो घटना कब होती है, वो घटना होती है 5 फरवरी 1922 को घटना होती है। और ये घटना होती है कहां पर, चोरा चोरी के अंदर। चोरा चोरी एक जगह का नाम है जो कि कहां पर है, ये जो कि गोरखपुर के अंदर है। ये चोरा चोरी नाम की एक जगह है जो कि गोरखपुर के अंदर है, गोरखपुर यूपी के अंदर में है। और इस गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी नाम की जगह है जहां पर 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। घटना देखो ये होती है कि वहां पर कुछ लोग पीसफुली तरीके से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, है ना। तो वहां पर जब वो भीड़ जब पुलिस स्टेशन के आगे से निकलती है तो पुलिस वाले उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं, उनको मारते पीटते हैं। तो गुस्साई भीड़ ने उस पुलिस थाने के ऊपर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। और इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग चोरा चोरी कांड बोलते हैं, इसको हम लोग इंसिडेंट बोलते हैं इसको हम लोग। और इसके बाद इस वाली घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली के अंदर एक प्रपोजल लाया जाता है। बारदोली है गुजरात के अंदर, बारदोली गुजरात के अंदर एक जगह का नाम है। तो बारदोली के अंदर एक प्रपोजल लाया जाता है और फाइनली तरीके से क्या होता है कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। कब, 12 फरवरी को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाने के बाद गांधी जी ने दूसरा जो बड़ा मूवमेंट चलाया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होने के बीच में अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में भारत के अंदर क्या चल रहा था। अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में कम से कम 8 से लेकर 9 साल का गैप है इनके बीच में। तो इस 9 से 8 साल के बीच में भारत के बीच में ऐसा क्या क्या चल रहा था जिसकी वजह से इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बैकग्राउंड तैयार होता है। क्या होता है, बैकग्राउंड तैयार होता है। भाई ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। तो हम देखते हैं कि भारत में क्या क्या हो रहा था, कब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होने से पहले भारत में क्या क्या हो रहा था। सबसे पहली बात, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था तो गांधी जी ने सोचा कि हमें क्यों ना भारत के लोगों को अब ट्रेन करना चाहिए। भाई ट्रेन क्यों करना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग सत्याग्रह के आइडिया को सही से समझ नहीं पा रहे थे। वो बात बात पर हथियारों को उठा लेते थे जिसकी वजह से मूवमेंट वायलेंट हो जाता था। तो सबसे पहले गांधी जी ने भारत के लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करी, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें तो 1919 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। और इस वाले कानून के तहत क्या था, इस वाले कानून के तहत ये था कि अब इंडिया के लोगों को परमिशन मिल गई थी, किसके किसके लिए परमिशन मिल गई थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन को लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भारत के लोगों को परमिशन मिल गई थी। और इसी के तहत अगर हम देखें तो 1 जनवरी 1923 को भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए एक अलग पार्टी बनती है। उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी को सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था, इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था। ठीक है। तो ये पार्टी क्या करती है, ये पार्टी जब भारत में चुनाव होते हैं ना, 1924 में भारत में चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव के अंदर ये वाली पार्टी पार्टिसिपेट करती है और अच्छी खासी सीट भी इस पार्टी ने जीत ली थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये वाली पार्टी बनी थी, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें भारत के अंदर 1926 के आसपास हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया था। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया तो उसकी वजह से हमारी सेलिंग, जो किसानों की जो प्रोडक्शन था ना, उसकी सेलिंग कम हो गई। जब सेलिंग कम हो गई तो हमारे पास इनकम कम हो गई। जब इनकम कम हो गई
लेकिन अंग्रेज अपना टैक्स माफ करने को तैयार नहीं थे। एक ये वाली कंडीशन थी भारत के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा 1929 में पूरी दुनिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, आर्थिक महामंदी आई थी, और इस आर्थिक महामंदी का प्रभाव, इसका इंपैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर भी पड़ा था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफी हमें काफी लॉस भी होता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी चीज हो रही थी कब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों के बीच में ये भी चीज हो रही थी। इसके अलावा भारत में और क्या हो रहा था, तो 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से 7 लोगों की एक कमेटी इंडिया के अंदर आती है, 7 मेंबर की एक कमेटी इंडिया की तरफ आती है, और ये कमेटी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए आई थी, यानी कि संवैधानिक सुधार करने के लिए आई थी। और इन 7 लोगों की कमेटी को क्या बोला गया, साइमन कमीशन बोला गया। और इस 7 लोगों की कमेटी के अंदर एक भी इंडियन शामिल नहीं था, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने, जो कि उस समय का भारत का गवर्नर जनरल था, इसने मना किया हुआ था कि किसी भी इंडियंस को इसके अंदर शामिल नहीं करना है। तो इंडिया के लोगों ने इस चीज का विरोध किया था। विरोध क्यों किया था भाई, अब जाहिर सी बात है, आप इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, भारत के संविधान के लिए आप अगर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, है ना, तो भारत के लोग तो उसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे भाई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें इंडिया के लोग भी तो शामिल होने चाहिए। तो इसीलिए इन 7 लोगों का इंडिया के लोगों ने विरोध किया था, इसको अपोज किया था, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं था। उसके अलावा अगर हम देखें, तो उस समय हमारे इंडिया का एक सेक्रेटरी था, उसका नाम क्या था, लॉर्ड ब्रेकनहेड। तो लॉर्ड ब्रेकनहेड ने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज किया था कि तुम इंडिया के लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम लोगों के बीच में यूनिटी ही नहीं है। तो उनके इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया था, और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। और इस नेहरू रिपोर्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के रास्ते में ये पहला एफर्ट था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला क्या था, पहला प्रयास था इंडिया के लोगों के द्वारा। और इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू ने इन्होंने डिमांड करी थी किसकी, इन्होंने सेल्फ डोमिनियन स्टेट की डिमांड करी थी। सेल्फ डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जो रहेगा तो अंग्रेजों का ही, लेकिन उसके अंदर नियम कानून इंडिया के लोग खुद बना लेंगे। लेकिन बाद में इस चीज का विरोध करता है कौन, बाद में इस चीज का विरोध ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो इस चीज का विरोध करते हैं, वो नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हैं। उनका मानना यह था कि भाई अब हमें सेल्फ डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, बल्कि अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंसी चाहिए हमें। तो 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर का जब सेशन होता है ना, तो उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया था उस सेशन का। और उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर उन्होंने पहली बार इंडिया के लिए फुल इंडिपेंडेंट डे बनाया था उन्होंने। इसीलिए हम देखेंगे ना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखो, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो यहां पर 26 जनवरी की जो तारीख थी ना, ये हमारे लिए हिस्टोरिकल थी, इस डेट की वजह से, इस डेट की वजह से हिस्टोरिकल थी। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया था। अब आगे मेरी बात सुनो, होता क्या है, देखो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी, उस समय के गवर्नर जनरल इंडिया के जो थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 31 जनवरी 1930 को इनके सामने 11 डिमांड रखी, और उस 11 डिमांड के अंदर एक नमक के ऊपर से टैक्स को घटाने वाला डिमांड भी थी। और गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को वार्निंग दिया था कि अगर तुमने 11 मार्च 1930 तक हमारी इस डिमांड को नहीं माना, तो हम 12 मार्च 1930 को क्या करेंगे, हम इस दिन से हम लोग भारत के अंदर सोल्ट मार्च निकालेंगे, और सोल्ट मार्च खत्म होने के बाद हम भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इस सोल्ट मार्च के अंदर, जिसको हम दांडी मार्च भी बोलते हैं, इसमें हुआ क्या क्या था। देखो, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को यह चैलेंज किया था कि अगर आपने आपने अगर हमारी बात 11 मार्च 1930 तक नहीं मानी, तो हम भारत के अंदर 12 मार्च 1930 से क्या कर देंगे, हम सोल्ट मार्च निकालेंगे। और इस सोल्ट मार्च को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम कहां पर है, ये गुजरात के अंदर में है।
वहां से सोल्ट मार्च को स्टार्ट किया था। गांधी जी के साथ इस पूरी जर्नी के अंदर 78 लोग थे और गांधी जी को मिलाकर टोटल 79 लोग इस वाली जर्नी के अंदर शामिल थे और इस जर्नी में टोटल 240 माइल्स की यात्रा की गई थी। ठीक है ना। हर दिन इस यात्रा में 10 माइल्स कवर किया जाता था। टोटल 24 दिन लगे थे इस यात्रा को पूरा होने में, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को ये वाली यात्रा पूरी हो जाती है। कहां पहुंचकर? दांडी पहुंचकर ये वाली यात्रा पूरी हो जाती है। ठीक है ना। और दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने और उनके साथियों ने वहां पर मुट्ठी भर नमक उठाया और जमीन में फेंक दिया। इसी को सोल्ट लॉ को ब्रेक करना कहा जाता है, यानी कि नमक कानून को तोड़ना इसी को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6 अप्रैल 1930 से हमारे पूरे भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो अभी के लिए ये चैप्टर यहीं रहने देते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।